हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज है इसका लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, तो चलो पहले उसे देखते हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लिया है, वो भी बिल्कुल डिटेल में। इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने ये जो चैप्टर का नाम है, इसमें एटम्स और ये जो मॉलिक्यूल्स मोटे मोटे वर्ड यूज हो रहे हैं, इनका मतलब समझा। फिर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसकी डिटेल इंट्रोडक्शन पढ़ी, जिसमें हमने देखा कि इंडियन फिलोसोफर्स का इसके बारे में क्या कहना है, इनकी खोजबीन कब शुरू हुई, ग्रीक फिलोसोफर्स का इसके बारे में क्या कहना है, और साइंटिस्ट की एंट्री कब और कैसे हुई और उन्होंने कैसे इसको ढूंढने की शुरुआत करी। उसके बाद हमने लेक्चर नंबर 2 में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की शुरुआत करी। इसमें हमने देखा कि लॉज का मतलब क्या होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, और ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। लॉज का मतलब साइंस में बनाए गए कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे रूल्स जो कि कुछ कॉन्सेप्ट्स के लिए कुछ साइंटिस्ट्स ने दिए हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है जब दो या दो से ज्यादा केमिकल्स, दो या दो से ज्यादा एटम्स, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं और कोई एक नई चीज या नया प्रोडक्ट बनाते हैं। इस चीज को कहते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। और इसी केमिकल कॉम्बिनेशन वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर दो लॉज या दो नियम या दो रूल्स हमें दिए थे। दो साइंटिस्ट्स ने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। वो दो साइंटिस्ट कौन थे? लेवॉइजियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें वो दो लॉज दिए केमिकल कॉम्बिनेशन के, ठीक है। और इसमें से जो पहला लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस लॉ को हमने पूरी डिटेल में इस लेक्चर नंबर 2 में पढ़ लिया था। इस लॉ को हमने एक्टिविटी जो तुम्हारी बुक में दी गई है 3.1 एक्टिविटी, उसके जरिए इसको बहुत ही अच्छे से समझा, इसकी डेफिनेशन भी करी, सब कुछ डिटेल में किया। और आज के इस लेक्चर में, लेक्चर 3 में, हम इसका दूसरा लॉ यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस को डिटेल में करने वाले हैं। यहां तक लेक्चर 2 में हुआ, यहां तक ये लेक्चर 1 में हुआ। इसमें थोड़ा सा मैंने तुम्हें और ज्यादा अंदर जाके भी बता दिया कि क्या क्या हुआ। और आज हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं, पर पहले अगर इतनी चीज नोट करना चाहो तो कर सकते हो, मैं साइड हो जाता हूं। अब हम सबसे पहले तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, ये जो नाम है इसका मतलब समझेंगे, ठीक है। लॉ का मतलब मैं पहले बता चुका हूं, कोई भी नियम, कोई भी रूल्स जो साइंस में कुछ चीजों के लिए बनाए जाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स के लिए बनाए जाते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है एक जैसा, सेम, ठीक है। जैसे कि सोचो, यहां पर ये तुम्हारा घर है ए पॉइंट पे, यहां बी पॉइंट पे तुम्हारा स्कूल है। ए पॉइंट पे तुम्हारा घर है, बी पॉइंट पे तुम्हारा स्कूल है। बी थोड़ा सा मरा हुआ बन गया, पर कोई नहीं, इतना तो तुम सह ही सकते हो, देख ही सकते हो। अब तुम अपने ए पॉइंट से स्कूटी लेकर या कोई भी एक्टिवा वगैरह लेकर, जो भी तुम्हें पसंद हो, तुम इस अपने घर से स्कूल पहुंच जाते हो। और अपने घर से स्कूल जाते समय तुम अपनी स्कूटी की जो स्पीड है वो सेम रखते हो। मान लेते हैं कुछ भी 30 या 40 किलोमीटर पर आवर के आसपास तुम उसकी स्पीड रखते हो। और इस पूरे रास्ते में तुम अपनी स्पीड ना तो कम करते हो ना तो ज्यादा करते हो, कांस्टेंट स्पीड रखते हो, एक जैसी। तो एक जैसी स्पीड जब रहेगी तो हम उसे कहेंगे कि कांस्टेंट स्पीड रही, एक जैसी स्पीड रही, ठीक है। यहां पर इस एग्जाम्पल के जरिए सिर्फ ये समझाना मेरा मोटिव था कि कांस्टेंट क्या होता है, इस वर्ड को तुम अच्छे से समझ जाओ,
ठीक है। बाकी इस एग्जाम्पल को केमिस्ट्री में कहीं पर भी यूज मत करना, ये फिजिक्स की एग्जाम्पल है, सिर्फ इस वर्ड को समझाने के लिए मैंने यूज की है। उसके बाद प्रपोर्शंस। प्रपोर्शंस का मतलब होता है हिस्से। कैसे सर हिस्से मतलब? देखो यार, केमिस्ट्री में प्रपोर्शंस या हिस्सों का मतलब कुछ इस तरह से होगा, जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं पानी की, H2O। अब इसके हिस्से देखने के लिए, इसके प्रपोर्शन देखने के लिए तुम्हें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए। और वो कैसे चलेंगे सर? यार तुम्हारी ना एनसीईआरटी बुक में, अगर तुम्हारे पास न्यू एनसीईआरटी बुक है इसी साल की नए वाली, उसमें पेज नंबर 30 के ऊपर एक टेबल बना हुआ है, टेबल 3.2, जिसके अंदर कुछ 7-8 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और उन एलिमेंट्स के आगे उनके एटॉमिक मासेस लिखे हुए हैं। तो तुम्हें वो एलिमेंट्स के नाम और नाम के साथ उनके एटॉमिक मासेस याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका कोई भी मतलब ट्रिक नहीं है इसकी, तुम्हें वो याद ही करना पड़ेगा। साइंस में कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें एक बार समझने के बाद भी वो चीजें याद रखनी पड़ती हैं, याद करनी पड़ती हैं, ताकि हम एग्जाम में ना भूल जाएं। तो मुझे नहीं पता, याद करो, रट्टा मारो, घोट के पी जाओ, जो करना है करो, पर याद करो इस टेबल को, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स के जितने भी एटॉमिक मासेस गिवन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आगे बहुत जगह पे काम आने वाले हैं, तो याद कर लेना। ठीक है, अब इस वाटर के एग्जांपल पे वापस आते हैं, प्रपोर्शंस कैसे निकालते हैं। जैसे कि अगर मैंने लिया वाटर का कोई भी एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड H2O, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 2। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है। तुम उस टेबल में अभी देखो, हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 1 AMU। सर AMU क्या है? यार देख, जैसे हाइड्रोजन का मास होता है 1 AMU, तो ये AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट यानी ये जो एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का, ये उसकी यूनिट है, ये उसकी यूनिट है। सर यूनिट मतलब? यार देख ना, अगर मैं तुझसे कहूं मास, मास यानी कि भार, उसकी यूनिट क्या होती है? या तो किलोग्राम या तो ग्राम। जैसे अगर मैं तुझसे पूछूं तेरा भार कितना है, तेरा मास कितना है, तो तू क्या बोलेगा या क्या बोलेगी? यही बोलेगी ना कि या फिर तेरा मास 80 kg होगा या 60 kg होगा या 50 kg होगा। तो चलो 65 kg मैं मान लेता हूं तुम्हारा मास है, मान लेता हूं 65 kg है। तो यहां पर ये 65 जो है वो है तुम्हारा मास, और यहां पे ये जो 1 है ये है हाइड्रोजन का मास, और ये जो kg है ये है इसका, ये जो एटॉमिक मास है उसकी यूनिट। ठीक है, जैसे ये kg है तुम्हारे मास की यूनिट, वैसे ये AMU है इसके मास की यूनिट। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो है 1 AMU या 1। तो जितने भी हाइड्रोजन यूज हुए उतने मल्टीप्लाई उसके एटॉमिक मास से। अब इसको रेशियो में लिख देंगे। ये जो 2 डॉट मैंने ऊपर नीचे डाले हैं इसको कहते हैं रेशियो, और जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम इसको कहेंगे इज टू। कैसे, अभी बताता हूं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? उसी टेबल में लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 AMU, 16। उसके बाद 2 1 जा 2, और ये इज टू 16। अब ये जो 2 डॉट ऊपर नीचे मैंने डाले हैं इसको कहते हैं रेशियो, पर इसको पढ़ते हुए हम इसको कहते हैं इज टू, यानी कि इसको हम कहेंगे 2:16। अब ये आपस में कट भी सकते हैं, जैसे जब 2 चीजें डिवाइड हो रही होती हैं ऐसे, ऊपर 2 और नीचे 4 आपस में कट जाती हैं ना, ऐसे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 करके, और आंसर आ जाता है 1/2। वैसे ही ये इज टू वाली या रेशियो वाली चीजें भी कट सकती हैं आपस में, जैसे ये 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो बस यहां पे कितना आया? 1:8। और ये जो 1:8 है ये प्रपोर्शन है H2O का। इसका मतलब है कि इसमें जो हाइड्रोजन है उसका 1 हिस्सा है और जो ऑक्सीजन है उसके 8 हिस्से हैं। ये है प्रपोर्शन। अब समझ आया इसमें ये प्रपोर्शन क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी कंपाउंड में कोई भी 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स या एटम्स वगैरह जो भी यूज हो रहे हैं, उनके मासेस का जो रेशियो होता है, उनके मास के हिसाब से उनका जो भी हिस्सा होता है अलग अलग, उसे कहते हैं प्रपोर्शंस, केमिस्ट्री की भाषा में अगर कहूं तो इस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस का मतलब है
कि ये रूल है प्रपोर्शंस के लिए कि अगर किसी भी चीज का उसके मास के हिसाब से अगर कुछ प्रपोर्शन है, जैसे H2O का 1:8, तो वो हर जगह सेम रहेगा, चाहे सोर्स कुछ भी हो। सर मतलब क्या है इसका? यार देख, सोर्स मतलब होता है हमें जहां से भी वो चीज मिल रही है। जैसे H2O या पानी का जो सोर्स है वो बारिश भी हो सकता है, वो हमारे घर का पानी भी हो सकता है, वो समुंदर का पानी भी, तालाब का पानी भी हो सकता है ना। तो H2O मतलब वाटर, और वाटर किसी भी सोर्स से हमें मिल सकता है। सोर्स मतलब कोई भी ऐसा मीडियम, कोई भी ऐसा जरिया जिससे हमें पानी मिलेगा। अब जरिया चाहे कोई भी हो, सोर्स चाहे कोई भी हो, वाटर का जो रेशियो है, वाटर के जो प्रोपोर्शन है, वो हर तरफ सेम रहेगा, जो कि है 1:8, वो नहीं बदलेगा। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि साइंस में ये रूल है कि हर जगह अगर किसी चीज का कुछ प्रोपोर्शन है तो वो हर जगह कांस्टेंट रहेगा, एक जैसा रहेगा। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलता है। बाकी अब इस लॉ को हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, और फिर इसको अच्छे से पढ़ने के बाद हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन को करेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना नोट करना चाहो तो कर सकते हो। अब मैं तुम्हारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूं। ठीक है, लेवॉइजियर नाम के जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये लॉज बनाए थे, उन्होंने देखा कि जो काफ़ी सारे कंपाउंड्स हैं, या जितने भी सारे कंपाउंड्स हैं, वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बने हुए हैं। और वो जो एलिमेंट्स हैं कंपाउंड्स के अंदर, उनका जो प्रोपोर्शन है, उनका जो रेशियो है, वो हर जगह पर सेम है, सेम प्रोपोर्शन में वो हैं, चाहे सोर्स कुछ भी हो। इररिस्पेक्टिव का मतलब चाहे कुछ भी हो, सोर्स चाहे कुछ भी हो, जो भी कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने हैं, जो कि कंपाउंड ऑब्वियसली दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर ही बनते हैं, तो उनमें जो एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन है वो हमेशा हर जगह पर सेम रहते हैं, चाहे सोर्स कुछ भी हो। ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में। अब जैसे हमने वाटर का एग्जाम्पल किया था H2O का, हमने उसकी रेशियो निकाली थी 1:8। कैसे निकाली तुमने अभी देख लिया, इसी वीडियो में कराया है यार, इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो तुम। तो वाटर H2O जिसकी रेशियो निकाली हमने 1:8। अब बुक में इसको थोड़ा सा और डीपली समझाने के लिए हमें दिया हुआ है कि अगर हमारे पास 9 ग्राम ऑफ वाटर दिया है या 9 ग्राम पानी दिया है। अब क्योंकि पानी जो है वो 1:8 के प्रोपोर्शन में है, यानी कि इसमें से 1 पार्ट हाइड्रोजन का होता है हमेशा, और 8 पार्ट जो है ऑक्सीजन के होते हैं। तो अगर 9 ग्राम वाटर हमने लिया है तो इसमें से जो 1 ग्राम होगा वो हाइड्रोजन का पार्ट होगा, और बचा हुआ जो 8 ग्राम होगा वो पार्ट होगा ऑक्सीजन का। 1 ग्राम हाइड्रोजन का पार्ट, 8 ग्राम ऑक्सीजन का पार्ट, टोटल 9 ग्राम हो गया। 1:8 में डिवाइडेड था। ठीक है, समझाने के लिए ये एग्जाम्पल लिया। और उन्होंने वाटर के साथ साथ इसी चीज को थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए एमोनिया का भी एग्जाम्पल लिया है। एमोनिया क्या है सर? एमोनिया भी एक कंपाउंड है, जैसे वाटर एक कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला है H2O, वैसे ही एमोनिया भी एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है NH3। ओके, NH3। NH3 में N क्या है? नाइट्रोजन। H क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, अब चलो इसका रेशियो निकाल के देखते हैं, इसके प्रोपोर्शन निकाल के देखते हैं। तुम उस टेबल में देखो, तुमने अभी तक वो टेबल याद तो किया नहीं होगा, इस वीडियो को देखने के बाद याद करोगे ना, तो ठीक है। अभी फिलहाल याद करने से पहले तुम खुद उस टेबल को देखो, उसमें नाइट्रोजन जो N है उसका एटॉमिक मास कितना है? 14 है। तो ठीक है, मैंने लिख दिया 14। उसके बाद इज 2 या रेशियो का साइन। हाइड्रोजन कितने हैं? 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1, तो 1। अब यहां पे आ जाएगा 14:2, 3 1 जा 3, तो 14:3 एमोनिया का प्रपोर्शन है। और एमोनिया का भी चाहे तुम किसी भी सोर्स से ले लो एमोनिया को, उसका जो प्रपोर्शन है हर जगह कांस्टेंट रहेगा, हर जगह सेम रहेगा, जो कि है 14:3। यानी अगर तुमने 17 ग्राम एमोनिया लिया कहीं से,
तो उसमें से जो 14 ग्राम है वो नाइट्रोजन का होगा और जो 3 ग्राम है वो हाइड्रोजन का होगा। आया समझ? क्लियर हुआ? अब एनसीईआरटी में इस लॉ के ऊपर थोड़ी बहुत बातें और कही गई हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, पहले इतना नोट कर सकते हो। अब हम करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस की डेफिनेशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन जानने से पहले इस लॉ का एक और नाम है, वो जानते हैं। इस लॉ मतलब ये सेम ही लॉ है, इसी का ही एक दूसरा नाम है। जैसे कि अगर तुम्हारा नाम कुछ और है, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम अंकुर है, पर ये मेरा प्रोफेशनल नेम है। स्कूल में, कॉलेज में और हर जगह पर मेरा नाम जो है अंकुर लिया जाता है, पर वहीं अगर मैं घर में कहूँ तो मेरा निक नेम कुछ और है। वो क्या है वो तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा भी मतलब घर में 2-3 नाम होंगे ना, तो वैसे ही इसी लॉ के सिर्फ नाम 2 हैं, पर ये लॉ सेम ही है, यही लॉ है। इसी लॉ के 2 नाम है। दूसरा नाम है, इस लॉ का दूसरा नाम है लॉ ऑफ, सर ओ तो बना दो, अरे बना दिया यार, बनाया हुआ तुम्हें दिखता नहीं है यार। हाँ नहीं तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस। इसमें डेफिनेट का मतलब भी यही होता है, कांस्टेंट, सेम, एक जैसा, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सिर्फ नाम में कांस्टेंट की जगह डेफिनेट आया है, बस ये इसका दूसरा नाम हो गया। तो अगर एग्जाम में आए स्टेट और डिफाइन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस या आए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, तो सेम डेफिनेशन है, कुछ अलग नहीं है। घबरा मत जाना कि ये कौन सा लॉ आ गया, सेम ही है। अब इसकी डेफिनेशन बताता हूं मैं। इसकी ये जो डेफिनेशन मैं बताने वाला हूं, ये दी है एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था प्राउस्ट। पूरा नाम था जोसेफ एल प्राउस्ट, पर तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में यहां पर डेफिनेशन से पहले कहा गया है दिस डेफिनेशन इज स्टेटेड बाय प्राउस्ट, और वो डेफिनेशन ये है। ठीक है, डेफिनेशन है इन अ, यहां से इसको कॉमास में लिख देता हूं, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स are present in a definite proportion by mass। ठीक है, ये है इसकी डेफिनेशन कि किसी भी एक केमिकल सब्सटेंस में, या तो मैं कहूँ एक कंपाउंड में, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं डेफिनेट या कांस्टेंट प्रपोर्शन के अंदर, अगर मास के बेसिस पे देखा जाए तो। ठीक है, ये है इसकी डेफिनेशन, नोट कर सकते हो। फिर मैं बढ़ूंगा आगे, इसी के ऊपर थोड़ी बहुत चीजें और बताई हुई हैं तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में, तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। नोट करो, अभी तक हमने इस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के टॉपिक में 2 लॉज को डिस्कस कर लिया है। हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर लिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ठीक है, इसमें हमने डिस्कस कर लिया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस को, जिसे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस भी कहते हैं। ठीक है, पर जो 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन दोनों लॉज को निकाला था, कौन से साइंटिस्ट? जोसेफ एल प्राउस्ट और कौन से साइंटिस्ट? लेवॉइजियर, है ना। उन्होंने ये 2 लॉज हमें दिए थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर, पर उन्हें इसकी कुछ अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही थी कि किस तरीके से लोगों को इस चीज को एक्सप्लेन किया जाए। तुम कहोगे सर आपने हमें तो एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, उन्होंने भी तो एनसीईआरटी में किया हुआ है, और आपने एनसीईआरटी से समझकर हमें इजी वे में समझा दिया, हमें और अच्छे से समझा दिया, उन्होंने एक्सप्लेन कर तो दिया, और कितना एक्सप्लेन करेंगे। अरे यार
ठीक है, उन्होंने एक्सप्लेन किया, काफ़ी हद तक किया, और वो भले ही हम नॉर्मल लोगों के दिमाग में ऐसा है कि ये अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन है, पूरी है, पर और भी जो साथ में कई सारे साइंटिस्ट लोग होते हैं वो कई सारी चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, क्योंकि इन दोनों ने इस लॉ के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो कि समझाई ज़रूर हैं, पर उन पर इन डेप्थ मैं क्या कहूँ, इन डेप्थ जो है ना, मतलब समझाया नहीं है कुछ चीज़ों के बारे में इसके अंदर। तो अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आ रही थी कि किस तरह से कन्वे की जाए, किस तरह से दी जाए। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ आ रही है? मैं दोबारा से बता देता हूं अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो। मैंने शुरू से अभी तक ये बताया कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर अभी तक हम 2 लॉज पढ़ चुके हैं। ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इसको हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर लिया था, और आज के इस लेक्चर 3 में हमने इस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को डिस्कस कर लिया है। इन 2 लॉज को जिन 2 साइंटिस्ट्स ने दिया था, उन्होंने इसकी कोई अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन नहीं दी है अकॉर्डिंग टू अदर साइंटिस्ट्स, या फिर अगर मैं कहूं तो अकॉर्डिंग टू अ ब्रिटिश केमिस्ट जिनका नाम है जॉन डाल्टन। तो उन्होंने इसकी एक एप्रोप्रिएट, एक पूरी, जो मैं कह सकता हूं एक्सप्लेनेशन दी इन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की, कि आखिर इस चीज का सार क्या है। इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो और इन डेप्थ बताई जा सकती हैं, पर क्या रह गया, तो ये सब इन्होंने बताया अपनी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में। अब ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है, जॉन डाल्टन कौन है, इन्होंने ये एक्स्ट्रा थ्योरी क्यों दी इन लॉस के आ जाने के बाद भी, क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा कि इसकी एक्सप्लेनेशन अप्रोप्रिएट थी, पर इन्हें लग रहा था कि कुछ तो मिसिंग है यार, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही अंदर से, तो उन्होंने ये दी। अब ये क्या है, ये जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है, जॉन डाल्टन कौन थे, ये सब तुम्हें जानने को मिलेगा लेक्चर नंबर 4 में। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को डिस्कस कर लिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं ये भी पिछले लेक्चर में बता दिया था। उससे पिछले लेक्चर में इस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली इसकी पूरी इंट्रोडक्शन डिटेल में करवा दी थी। लेक्चर 2 में इस लॉ को समझाने के लिए एक्टिविटी 3.1 को भी करवा दिया था। ठीक है, तो हम काफ़ी अच्छे से सब कुछ करते करते आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, और धीरे धीरे सारा सिलेबस भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए तुम इतना नोट करना चाहो तो कर सकते हो, फिर मैं तुम्हें इस चैनल के बारे में अपनी कुछ बातें बताता हूं। चलो, इसी के साथ हमारा ये लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट होता है। जाने से पहले कुछ बातें बता देता हूं। सबसे पहला क्या, सारी बातें इकट्ठी बताते हैं। अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर करना है, तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में उन दोनों चैप्टर्स की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में उस चैप्टर के हर एक लेक्चर को लाइन वाइज, ऑर्डर वाइज अरेंज किया हुआ है, जाके देख सकते हो। डिटेल में भी करवाया है, और उन दोनों चैप्टर्स की 1 शॉट वीडियोस भी अपलोडेड हैं। 1 शॉट वीडियोस में उन दोनों चैप्टर्स को डिटेल में एक ही वीडियो में 1 घंटे के अंदर अंदर खत्म करवा रखा है, सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ, सारी डेफिनेशंस के साथ, सब कुछ। और डिटेल लेक्चर्स तो अलग से हैं ही, जिसमें हर चीज़ डिटेल में करवा रखी है, जैसे ये आ रहे हैं। अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, इन दोनों में से कोई भी करने हैं, तो उसकी भी दोनों चैप्टर्स की प्लेलिस्ट इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में दी गई है। पूरे चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक एग्जाम्पल, एक्सरसाइज का हर एक एक क्वेश्चन, सब कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में करवा रखा है। तुम जाओ, जाकर देख सकते हो। दोनों चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, लाइन वाइज, ऑर्डर वाइज अरेंज कर रखा है हर एक लेक्चर को। ठीक है, जाके देख सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास 9th के स्टूडेंट्स के साथ। नीचे अच्छा सा कमेंट कर देना, कोई फीडबैक हो तो वो भी दे सकते हो। सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय।